अच्छा जी, हमने अभी तक ये डिस्कस करा कि आपको जो है 4 मार्कर फ्री मिलेंगे, 1 मार्कर वाला आपके पास क्वेश्चन आता है और एक 3 मार्कर की आपके पास कैलकुलेशन आती है। तो आप बेसिकली क्या करेगा, रेड स्पॉट खोलिएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी मगर कर लीजिएगा। रेड स्पॉट खोलिएगा, रेड स्पॉट खोलने के बाद सारे के सारे 1 मार्कर एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। कभी कभार बहुत आसान आ जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ ले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता दो एक, और कभी कभार मुश्किल भी आ जाते हैं कि भाई बताओ जीआईटी का एक फीचर, ठीक है, थोड़ा सा परेशानी वाली बात होती है। इसके बाद जो आपकी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि कॉस्टिंग से रिलेटेड जो है ना आ जाएगी। जैसे अभी हम लोग ने रिसेंट पेपर करा और अभी मैं आपको मई जून 23 का भी पेपर दिखाऊंगा, वो भी एक जो है ना कॉस्टिंग का ही सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा ही आसान सवाल है। तो कॉस्टिंग से रिलेटेड आ सकता है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड भी आ सकता है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ये स्टार्ट करेंगे कि आपके पास कुछ जो है ना टर्मिनोलॉजीज हैं एचआर के अंदर, ठीक है, वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, ये पता नहीं क्यों मसला करे, 1 मिनट रीलोड कर लूँ मैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं। आप लोग के हाथ में पेन होनी चाहिए अभी, ठीक है, और पेन के साथ साथ आपके पास जो है ना रजिस्टर होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो आप जो है ना मेरे साथ साथ होंगे। सबसे पहले जो आपके पास टर्मिनोलॉजी आती है वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की। क्या कोई बता सकता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्या कोई बता सकता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्या आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। उसमें अच्छा। सर वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो जो वो डिफाइन करता है उसकी वो जो वो एम्प्लॉय की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में उसकी वो और उसके उसका जो वो काम है जो करने का। बिल्कुल गुड हो गया यार, गुड हो गया। तो साथ साथ लिखिएगा, ठीक है, पेन और आपके पास जो है ना कॉपी होनी चाहिए। दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ये भी वो टर्मिनोलॉजीज है जो आपके अपने पेपर में इस्तेमाल करोगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, विच lists down all the terms, all the terms and conditions of the contract या of the job, such as such as सैलरी आपकी इसमें आ जाती है। इसके अलावा आप कितने टाइमिंग वाला काम करोगे, पार्ट टाइम जॉब है आपकी, फुल टाइम जॉब है, क्या स्पेसिफिक टाइमिंग होगी वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा आपके पास जो है ना ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका पार्ट टाइम फुल टाइम होता है, तो पार्ट टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर वापसी रिन्यू होता है, तो ड्यूरेशन भी इसके अंदर ही आ जाती है आपके पास, ठीक है। दिस कैन बी पार्ट टाइम, पार्ट टाइम और फुल टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कोई बता सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या हो सकता है? ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? अच्छा जी। वो इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन ऑफ द efficiency of the वो एम्प्लॉय। अच्छा, जरा देखिएगा और इसके बाद जो है ना फिर हम लोग पूछते हैं आपसे वापसी डेफिनेशन, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉईज, performance of employee. Good performance, good performance will have to be appreciated, and disciplinary measures या procedures will have to be designed for the employees who are not performing well. बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके दो तरह के होते हैं। पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल उन एम्प्लॉईज के लिए होता है जो कि अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जब अच्छे से वो लोग परफॉर्म कर रहे होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अप्रिशिएट आप कैसे कर सकते हो? फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करके दे सकते हो, नॉन फ्रिंज बेनिफिट दे सकते हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, उनको कोई सर्टिफिकेट दे सकते हो, उनको कोई ट्रॉफी पेश कर सकते हो। इसके अलावा कोई आप जो है ना उनको गाड़ी दे सकते हो। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं कि पेड हॉलीडेज होती हैं, या आपको जो है ना कंपनी वालों ने बाहर भेज दिया घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे जो है ना आपके पास जो है ना वो होते हैं टूल्स होते हैं एप्रिसिएशन के।
और कुछ वो बंदे होते हैं जो कि अच्छा काम नहीं कर रहे होते। जो अच्छा काम नहीं कर रहे होते उनके लिए हम लोग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स तैयार करते हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आप लोग क्या करते हो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के अंदर, एक दफा मैं समझा दूं आपको। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के अंदर भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको कंसल्ट किया जाए। लेट सपोज एक एम्प्लॉय है और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा काम के अंदर, तो पहले कंसल्ट किया जाता है कि भाई आप काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। और वो बोलता है यार मेरी जो है ना ये वजह है, ये वजह है। लेट सपोज बोलता है मेरी जो है ना ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसल्टेशन के बाद जो उसकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर देंगे। जैसे कि अगर वो बोलता है भाई मैं ट्रेन ट्रेन बंदा नहीं हूँ, मेरे को ट्रेनिंग हासिल नहीं हुई, तो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो बोलते हैं मेरी मोटिवेशन लो है, तो हम लोग उसको मोटिवेशन फैक्टर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी ये बंदा नहीं सुधरा, तो अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिनरी प्रोसीजर आप उसको क्या करते हो, डायरेक्ट जो है ना लात मार के निकाल देते हो। अब यहाँ पे जो है लात मारने को आप रिडंडेंसी कहोगे या डिसमिसल कहोगे? जी भाई, मैंने बोला मैं एम्प्लॉय को लात मार के निकाल दूंगा। इसके अंदर भी दो टर्मिनोलॉजी आ जाती है, एक आता है रिडंडेंसी और एक आता है डिसमिसल। मैं क्या करूंगा उसको, डिसमिसल करेंगे सर। क्या करेंगे? डिसमिसल होगा क्यों? डिसमिसल क्यों? वो रिडंडेंसी, वो कॉस्ट कटिंग होती है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, गुड हो गया। डिसमिसल करेंगे मतलब क्या होता है कि भाई आपकी हरकतें सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लिहाजा आपको क्या किया जाता है, लात मारा जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक हो गया, इतना तो आसानी था यार। अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेरे ख्याल में आप लोग ने पहली दफा सुन लिया हो या सुना हुआ हो जब आप लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं एएस वाले। तो एक दफा इसको कॉपी कर लीजिए। क्या सबका कॉपी हो गया है? कौन कौन है? हाँ भाई, अरम इब्राहिम दोनों को कॉपी हो गया है? तो जवाब दे दो, आगे बढ़ना है। जी मेरा तो हो गया। सही सर, हो गया। सर हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अब। एक और भी आपके पास जो है ना, चलो आज सबसे पहले जो है ना डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो है ना हम लोग समझा देते हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो है ना हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। दीज आर द पॉलिसीज, दीज आर द पॉलिसीज डिजाइन designed by the HR department, HR department, HR department to deal with the employees who are who are performing who are performing below the expected standards, below the expected standards. दिस विल इंक्लूड, अभी आपको बताया था तीन स्टेप। दिस विल इंक्लूड, कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले आप कंसल्टेशन करते हो उसके साथ कि भाई मसला क्या है। दूसरा, अगर वो बोलता है कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो बोलता है मेरा मोटिवेशन का मसला है, तो मोटिवेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर बोलता है भाई मेरे को जो ना सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रहा, लेट सपोज यहाँ पे जो है ना मशीनरी खुली पड़ी हुई है। कल मैंने देखा कि पांच लड़के जो है ना मशीनरी के अंदर गलती से उनका हाथ चला गया और हाथ कट गया है। हम लोग ने एक केस स्टडी भी करी थी, अगर आप लोग को याद हो। एक हमारे पास केस स्टडी आई थी जिसके अंदर क्या होता था कि आपकी जो ऑन एन एवरेज दिन की जो एम्बुलेंस आ रही थी वो 20 आ रही थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसका भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय डरा हुआ हो। तो आप जो है ना सेफ एंड वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, सेफ एंड वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर भी अभी भी आपका बंदा मतलब आपका एम्प्लॉय नहीं मानता, तो आप उसको डायरेक्ट वार्निंग देते हो और इसके बाद क्या करते हो, डायरेक्ट डिसमिस करते हो, मतलब के ऑर्गेनाइजेशन से लात मार के आप उसको निकाल देते हो। अच्छा जी, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके पास। जब आप जो है जब एचआर डीलिंग विद ट्रेड यूनियंस, देखो अभी तक जो है ट्रेड यूनियंस की बात एग्जामिनर ने नहीं करी। पॉसिबल चांसेस है कि थोड़ी सी वो बात कर दे आपकी केस स्टडी के अंदर। तो आपको एटलीस्ट एप्लीकेशन करना आनी चाहिए इसके रिलेटेड, ठीक है। कि भाई एचआर वाले जो है ना अभी ट्रेड यूनियन से बात कर रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा सकते हो। सिर्फ मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। लेट सपोज मैं जो है ना जॉब प्रोडक्शन से बैच प्रोडक्शन, जो जॉब प्रोडक्शन से फ्लो प्रोडक्शन पे जा रहा हूँ, या इसको आसान जबान में लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, लेबर को ना निकाला जाए उससे रिगार्डिंग एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। अब उस ट्रेड यूनियन के साथ कौन डील करता है, हमारे एचआर के जो मैनेजर होते हैं या एचआर मैनेजर से जो नीचे सबऑर्डिनेट होता है, वो ट्रेड यूनियन के साथ डील करते हैं और इस सबको जो है ना थामते हैं। अगर आपने ट्रेड यूनियन को नहीं रोका, तो वो क्या करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर स्ट्राइक करते हैं। ये बड़ी अच्छी चेन है, जरा लिख लीजिएगा कहीं।
अगर आपने जो है लेट सपोज सारे के सारे एम्प्लॉय जो है ना डिसमिस कर दिया, थोड़े से 100 एम्प्लॉय 200 एम्प्लॉय डिसमिस कर दिए, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या करेंगे? स्ट्राइक कर देंगे, बोलेंगे धरना लगा देंगे इजीली, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगी। और जब कभी प्रोडक्शन अफेक्ट होती है और आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, याद रखिएगा, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रोडक्शन जब अफेक्ट होगी तो कौन अफेक्ट होगा? आपका कस्टमर डायरेक्ट अफेक्ट होगा, और कस्टमर भी नहीं, आपका एंड कंज्यूमर अफेक्ट होगा, जो कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। एंड कंज्यूमर जब अफेक्ट हो जाएगा, एंड कंज्यूमर अफेक्ट हो जाएगा, तो लिहाजा अब क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, ठीक है, कस्टमर जो है ना सेटिस्फाई नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं डीलिंग विद ट्रेड यूनियन, थोड़ी सी डेफिनेशन वाइज क्या होती है तो लिखिएगा साथ में। ट्रेड यूनियंस आर द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉईज working together working together to protect their rights and HR will be responsible to ensure that good relation good relations are maintained maintained with these groups। अच्छा जी। इसके अलावा एक और भी आती है, एक और टर्मिनोलॉजी आती है, वर्कफोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? जब आप फ्यूचर से रिलेटेड जो है ना प्लानिंग कर रहे होते हो, लेट सपोज आपने क्या करी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन करी है। जब आप एक्सपेंशन करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेट सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो और आपको जो है ना प्रोडक्शन के लिए जो है ना मशीनरी भी चाहिए, और मशीनरी को चलाने के लिए आपको कुछ लेबर्स की जरूरत है, और जब लेबर्स की जरूरत है तो आपको क्या चीज कंसिडर करनी पड़ेगी? आपको वर्कफोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर आप ये देखते हो कि यार जो मैंने एक्सपेंड करी है ना नई फैक्ट्री, उसके अंदर कितने मुझे स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए और कितने जो है ना मुझे अनस्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत है। और स्किल्ड एम्प्लॉयज का अच्छा नाम क्या होता है? आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल अच्छा नाम होता है, जो कि आपने बिजनेस पेपर के अंदर इस्तेमाल करना है। तो आ जाए जरा सा लिख लेते हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग क्या होता है। वर्कफोर्स प्लानिंग क्या होती है? HR department will have to will have to plan about the number of employees and the skills of employees and the skills of employee which will be required in the future, which will be required in the future। अच्छा जी, अभी तक हम लोग ने जितनी भी पॉसिबल टर्मिनोलॉजीज थी, अच्छा और भी टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही जो है ना आपसे कम टेस्ट टेस्ट तो खैर करता रहता है वो, मगर जो है ना बच्चे आंसर नहीं लिख सकते। लेट सपोज आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि डिफाइन करो डाइवर्सिटी क्या है, डिफाइन करो इक्वालिटी पॉलिसी क्या होती है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इक्वालिटी पॉलिसी क्या होती है? कोई भी बता दे भाई, जल्दी। इक्वालिटी पॉलिसी वो होती है कि जिसमें दोनों सारे वर्कर्स को ना इक्वल राइट्स है, और साथ में उनका कोई वो बायसनेस और साथ में वो फेवरेटिज्म ना हो। जी माशाल्लाह बेटा, हर डेफिनेशन रट के बैठा हुआ। अच्छा, डाइवर्सिटी क्या होती है भाई, ये भी बता दो। डाइवर्सिटी ये होती है कि मल्टीपल रीजन कि वो डाइवर्सिटी पॉलिसी वो होती है कि कि हम लोग मल्टीपल वो इसके एक साथ कर रहे होते हैं। डाइवर्स वर्कफोर्स होती है कि उसके अंदर मल्टीपल रिलेशन और साथ में उससे होता है बेटा, सब बहुत बहुत पूरी वर्कफोर्स होती है। अच्छी बात है, डेफिनेशन तो आनी चाहिए आपको, अच्छी बात है। तो चलो आज वो भी लिख लेते हैं, डाइवर्सिटी भी क्या लिख लेते हैं, तुम्हें रिवाइज हो जाएगा और दूसरों का भला हो जाएगा। डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? एचआर डिपार्टमेंट HR department is responsible to ensure that they are able to maintain diverse workforce workforce which can be gender or religious religious diversity। इसके अलावा आपकी इक्वालिटी पॉलिसी भी आ जाती है। इक्वालिटी पॉलिसी क्या होती है? दीज आर policies that are designed by the HR department to ensure that every every employee is treated
stated on the basis of merit rather than on any unfair reason such as gender, religion और कलर। ऐसा ना होना चाहिए कि भाई आप जो है ना कलर की बेसिस, जेंडर की बेसिस या कोई रिलीजियस पर्पस की बेसिस के ऊपर जो है ना आप जो है ना क्या कर रहे हो, अनइक्वालिटी या अनफेयरनेस कर रहे हो। लेट सपोज आपके जो है ना दो एम्प्लॉयज हैं और दोनों एम्प्लॉयज ने अच्छा काम करा और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, मगर एक एम्प्लॉय गोरा है एक एम्प्लॉय काला है और आप अमेरिका के अंदर बैठे हुए हो, आप क्या बोलोगे, काले को हटाओ गोरे को अप्रिशिएट करो। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वालिटी पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। क्या साथ साथ में आप लोग लिख रहे हैं और यहां तक लिख लिया है? डॉगलस मैकग्रेगर साहब ने कहा था कि आपके पास जो है ना दो तरह की जो है ना अप्रोचेज होती हैं मैनेजर की। एक आपके पास कौन सी होती है, थ्योरी एक्स होती है। एक आपके पास कौन सी होती है, थ्योरी वाई होती है। और कुछ ही बच्चों वाली बातें करी थी इसने और कुछ खास नहीं करी थी, और मैं भी कर दूंगा। ठीक है, देखो अभी थ्योरी एक्स मैनेजर। थ्योरी एक्स मैनेजर क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को जो है ना एज अ एसेट नहीं मानता। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को एसेट नहीं मानता। एसेट नया मानना मतलब ये होता है कि वो जो है ना अपने एम्प्लॉयज को साला चोर समझता है, या जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज को जो है लेजी समझता है, मतलब कि फालतू है साले। ठीक है, ऐसे ही आ गए काम करने। तो वो क्या समझता है, अपने एम्प्लॉयज को लेजी समझता है। इसके अलावा वो ये समझता है कि मेरे जितने भी एम्प्लॉय है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे के सारे टास्क किसको करने पड़ेंगे, मुझे ही करने पड़ेंगे, मैं बहुत परेशान हूँ। ये जो है ना मैनेजर ये कंसिडर कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे जो एम्प्लॉय है वो क्रिएटिव नहीं है। ये किसकी सोच है, ये आपके एक मैनेजर की सोच है। क्रिएटिव भी नहीं है मेरे एम्प्लॉयज। और इसके अलावा जो है ना मुझे क्या करना पड़ता है, 24 घंटे इनको जो है ना सुपरवाइज करना पड़ता है। मगर जो आपका थ्योरी वाई मैनेजर होता है उसकी सोच जो है बिल्कुल ही 360 चलती है, मतलब कि वाइस वर्सा केस चलता है। अगर ये सोचता है कि मेरा जो है ना एम्प्लॉय क्रिएटिव नहीं है, थ्योरी एक सोचता है, तो ये सोचता है कि मेरा एम्प्लॉय बहुत क्रिएटिव है। अगर ये सोचता है कि मेरे एम्प्लॉय जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ये सोचता है कि मेरे एम्प्लॉय क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल कब होते हैं आपके एम्प्लॉय, जब आप उनको ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दो। क्या क्लियर कर दो, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दो। सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट था, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं थ्योरी वाई मैनेजर जो है 24 घंटे उसको सुपरवाइज नहीं करते। ठीक है, नॉट टू बी सुपरवाइज, नॉट टू बी सुपरवाइज 24/7। ठीक है, क्योंकि ये समझते हैं कि एम्प्लॉय को जो है ना खुद जो है ना डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इनको डेलीगेट करेंगे टास्क। ठीक है, और इसके अलावा थ्योरी वाई मैनेजर जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का, अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन करने को आ जाए तो बड़ी आसान होती है। इसके जितने भी पॉइंट है आपने बता देने होते हैं कि भाई यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होती है। टू वे कम्युनिकेशन के अलावा क्या होता है, जब आप टू वे कम्युनिकेशन करते हो एम्प्लॉय के साथ, और वो जिसकी वजह से क्या होता है, आइडिया कंट्रीब्यूशन भी होती है। आइडिया कंट्रीब्यूशन जब होती है तो आपका जो है ना प्रोडक्शन जो होता है वो एफिशिएंट भी हो सकता है। कैसे एफिशिएंट हो सकता है, कि मैं उसका आइडिया इंप्लीमेंट कर दूंगा तो मेरा प्रोडक्शन भी एफिशिएंट हो सकता है, जिसकी वजह से मेरा जो है ना क्या हो सकती है, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। जब मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब मेरा एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मेरे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये सारी बातें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक सेकंड में स्क्रॉल कर दूं नीचे, नजर आए तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या होते हैं, यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करते हैं कि हम लोग उनको जो है उनकी अच्छे काम पे मोटिवेशन देते हैं। और मोटिवेशन कैसे देते हैं, मोटिवेट थ्रू रिवॉर्ड्स। ठीक है, रिवॉर्ड्स के जरिए जो है ना ये लोग क्या कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज को। अब इतना ही पढ़ लिया तो 3x को वाइस वर्सा केस पे ले लो भाई। ये लोग कौन से होते हैं, कौन से लीडरशिप स्टाइल पे चल रहे होते हैं, ये आपका जो है ना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पे चल रहे होते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है ना बड़े जो है ना क्या होते हैं, अपने पास तक सारी की सारी डिटेल रखते हैं, पास ऑन नहीं करते। वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। मगर ऑटोक्रेटिक के कभी कभार एडवांटेजेस भी ज्यादा होते हैं। अगर मैं डेमोक्रेटिक से लिंक करूँ तो, अगर लेट सपोज आपके एम्प्लॉयज जो है अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज को डेलीगेट करने का कोई फायदा नहीं होता।
अब आप बोलो भाई, मेरे पास एक मजदूर काम करता है, उसको मैं डेलीगेट कर देता हूँ टास्क, भाई जैसे बिल्डिंग बनानी है बनाओ, ठीक है, आज जैसे बिल्डिंग बनानी है बनाओ, ठीक है, वो तो फिर एंजॉय करेगा ना, बिल्डिंग नहीं बनाएगा, कुछ बना देगा वो कुछ ना कुछ, ठीक है, सीमेंट का पौधा वौधा लगा देगा वो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अनस्किल एम्प्लॉय को जो है ना क्या करो, डेलीगेट का करो टास्क को। तो अनस्किल एम्प्लॉय को याद रखना, हमेशा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बेहतर होता है, क्योंकि आप अनस्किल एम्प्लॉयज को हमेशा क्या क्लियर करते हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हो, भाई मैं जो है ना 7 बजे आ जाऊंगा और मुझे जो है ना ये चीज चाहिए। और एम्प्लॉय को जो है ना अब क्या करना है, उसके पास और कोई जरिया नहीं है, वो सामने से ये नहीं बोल सकता जी मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूंगा, उसने सिर्फ ये बोलना है जी ओके सर, ठीक है, डन है, इतना जो है ना आपका होता है। अच्छा, अब ये लोग क्या करते हैं, थ्योरी वाई मैनेजर क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड के जरिए, और ये लोग क्या करते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय ने गलत काम कर दिया तो उसको क्या करते हैं, थ्रेट करते हैं, थ्रेटन थ्रू या थ्रेटन बाय पनिशमेंट, कि उसने बोला अगर आपने जो है बेटा 7 बजे तक ये काम नहीं करा तो मैं जो है ना आपको जो है ना लात मार के निकाल दूंगा। तो क्या कर रहे हो आप, बेसिकली थ्रेट कर रहे हो। इतना क्लियर हुआ है क्या, इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जी सर, हो गया। अच्छा जी, कॉपी भी हो गया इतना डॉगलस मैकग्रेगर का, बस होने वाला है। जल्दी कर ले भाई। अच्छा, मीटिंग टाइम भी एंड हो जाएगी, और मीटिंग टाइम एंड होने के बाद वापसी लिंक भेज दूंगा तो वापसी ज्वाइन कर लेंगे। जी भाई आराम, कॉपी हो गया। बस कर रहा हूँ। ये आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना इसकी? जी जी। भेजेंगे ना? जी जी, पार्ट में टूटी भी होगी हाँ रिकॉर्डिंग। बस आप भेज। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी लगती है जो कि टेस्ट हो जाएगी वो ये है कि आपका मास मार्केटिंग जो है या मास मार्केट जो है वो आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नीश मार्केट क्या होता था, कोई आप स्पेसिफिक टारगेटेड मार्केट को क्या कर रहे होते थे, टारगेट कर रहे होते थे और उनकी स्पेशल नीड्स को केटर करते हो। जब आप स्पेशल नीड्स को उनकी केटर करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, और याद रखिएगा, नीश मार्केट स्ट्रेटेजी को एक और नाम भी होता है, नीश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक और भी नाम होता है नीश मार्केट का, उसको हम लोग कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। और अगर हम मास मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कहते हैं हम लोग रेड ओशन स्ट्रेटेजी। रेड ओशन क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जो है ना फियर्स कंपटीशन है, ठीक है, फियर्स कंपटीशन होता है। लेट्स सपोज मैं जो है ना ड्रिंक की मार्केट में चला गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में बनाता हूँ, या मैं जो है ना लेट्स सपोज पेंसिल्स बनाता हूँ, ये ऐसी मार्केट है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो है ना कंपटीशन होता है, मतलब एक दूसरे को ना आप लोग काट रहे होते हो, जब आप काट रहे होते हो मार रहे होते हो तो क्या होता है, खून खराबा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग रेड ओशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इस कंपटीशन को अगर आपने फेस करना है तो आपके एटलीस्ट 4 P जो है बेहतर होने चाहिए और बेहतर इंटीग्रेट होने चाहिए। तो इससे हमारी दूसरी बात निकलती है कि भाई आपके जो है क्या चीज बेहतर होने चाहिए, 4 Ps बेहतर होने चाहिए। 4 Ps के ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मार्केटिंग मिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या क्या होता है आपका, प्रोडक्ट होती है, प्राइस होती है, प्लेस होती है, प्लेस होती है, और आपके पास क्या होती है बेटा, प्राइस प्लेस, प्लेस होती है, और आपके पास प्रमोशन होती है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट के अंदर खुद अपने आप में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में अपने आप में खुद सारी चीजें होती हैं। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होता है कि प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर जो है ना इंग्रेडिएंट्स कैसे आएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स हम लोग कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे, इंग्रेडिएंट्स किस बेसिस पर आप इस्तेमाल करते हो कि आप कौन से जो है ना कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो। अगर लेट सपोज आप जो है ना बादाम डाल लो, ठीक है, आलमंड्स डाल रहे हो अपने चॉकलेट्स के अंदर, और लेट सपोज आपके जो है ना कस्टमर्स को आलमंड की एलर्जी भी हो सकती है, तो आप इंग्रेडिएंट्स कैसे मेंशन करोगे, तो ये सारी चीजें जो है ना आपकी प्रोडक्ट के अंदर आ जाती है। और प्राइजेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, प्राइजेस के अंदर जो है ना मल्टीपल प्राइसिंग आपके पास आ जाती है। सबसे पहले जो आपके पास प्राइसिंग आती है वो कौन सी प्राइसिंग होती है, आपके पास स्कीमिंग प्राइसेस होती है, प्राइस स्कीमिंग होती है। इसके बाद आपके पास पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है, एक एक के ऊपर बात करेंगे, प्राइस पेनिट्रेशन होती है। इसके अलावा आपके पास कौन सी प्राइसिंग होती है, इसके बाद आपके पास डायनेमिक प्राइसिंग होती है। डायनेमिक के बाद आपके पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के ऊपर इसके लिए बात नहीं करूंगी क्योंकि पास पर डाल दिया मैंने, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के अलावा आपके पास जो है ना साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। इन सबके ऊपर एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फाइनेट प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, इनिशियली आप क्या करते हो, हाई प्राइजेस चार्ज करते हो, क्या करते हो, हाई प्राइजेस चार्ज करते हो। अब मैं ज्यादा बात करूंगा, आपको लिखना ज्यादा होगा।
आप हाई प्राइजेस क्या करते हो, चार्ज करते हो। जब आप हाई प्राइजेस चार्ज करते हो तो आपका क्या होता है, आपका एक ब्रांड परसेप्शन जो है ना बिल्ड हो जाता है। और ब्रांड परसेप्शन कौन से वाला बिल्ड होता है, लग्जरी प्रोडक्ट वाला ब्रांड परसेप्शन बिल्ड हो जाता है। जब आपका लग्जरी प्रोडक्ट का ब्रांड परसेप्शन बिल्ड हो जाता है तो आपको पता होगा कि आप जो है कौन सी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, प्रीमियम प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि स्काई रॉकेट वाली जो है ना प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाती है। अगर कोई आपने R&D के अंदर पैसा लगाया था तो वो वाली कॉस्ट भी आपकी रिकवर हो जाती है, और आप जो है ना बेटर ऑफ होते रहते हो। फिर क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइस स्कीमिंग जो हुई भी होती है। अब आपकी जो है ना प्राइस स्कीमिंग सबसे पहले क्या होती है, हायर प्राइजेस होती है, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आप लो कर देते हो। अच्छा जी, पेनिट्रेशन प्राइजेस जब इस्तेमाल होती है जब आपकी मार्केट जो है ना मास मार्केट हो, और मास मार्केट के अंदर जो है ना रेड ओशन हो। और रेड ओशन का मतलब बहुत ही ज्यादा जो है ना कंपटीशन है, एक दूसरे को जो है ना वो मार देंगे साला, ऐसी जो है ना कंपटीशन है। जब ऐसा कंपटीशन होता है और अगर आपको मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग के जरिए जाते हो। पेनिट्रेशन प्राइसिंग के जरिए सबसे पहले कौन से कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं, जो कि प्राइस कॉन्शियस लोग होते हैं। अगर लेट सपोज मैं बोलता हूँ एक जो पेन मिल रही है वो 10 रुपए की है, और एक पेन है 5 रुपए की, और एक बंदा है बेचारा गरीब बंदा है, ठीक है, मतलब प्राइस कॉन्शियस बंदा है, गरीब नहीं प्राइस कॉन्शियस बंदा है, बोलता है यार सस्ते में मिल जाए, काम तो एक ही कर रही है ना, पेन लिखती तो है, इंक की तो छोड़ रही है। अब वो क्या करेगा, वो सस्ती पेन उठा लेगा मेरी। इससे क्या होगा, वो मेरा प्रोडक्ट भी ट्राई कर लेगा। जब वो मेरा प्रोडक्ट ट्राई कर लेगा तो शायद उसको अच्छा भी लग जाए प्रोडक्ट। जब वो अच्छा प्रोडक्ट लग जाएगा तो मेरे तरफ स्विच कर जाएगा, और जब मेरी तरफ स्विच कर जाएगा तो मेरे पास तो रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है। डायनेमिक प्राइसिंग जो है ना हमेशा पीईडी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर जो होती है ना डिपेंडेंट होती है। क्या मतलब हुआ, अगर आपकी जो है, अगर आपकी डिमांड, लेट सपोज आपका पीक टाइम चल रहा है, पीक टाइम चल रहा है, और आपकी जो है ना लेट सपोज आपको केस स्टडी दे सकते हैं बस के हवाले से, या ट्रेन स्टेशन के हवाले से कि गवर्नमेंट जो है ना इदारा है। तो अब क्या होता है, जब कभी पीक टाइम होता है, जब पीक टाइम होता है मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है ना आना जाना कर रहे हैं, या स्कूल का टाइम है, तो पीक टाइम के ऊपर वो क्या करेगा, हायर प्राइजेस चार्ज कर देगा, हायर प्राइजेस चार्ज कर देगा। और जब लो पीक टाइम होगा तो वो कम प्राइजेस चार्ज करेगा। और इसकी अगर मैं आपको करंट मिसाल दूं तो आपकी जो है ना ऑनलाइन वेबसाइट्स पे होता है, ये सारा काम आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे होता है। डायनेमिक प्राइसिंग क्या होता है, लेट सपोज आपने जो है ना एक प्रोडक्ट जो है ना लगा दिया अमेजोन के ऊपर $10 का, ठीक है, $10 का प्रोडक्ट लगा दिया। अब आपने देखा यार डिमांड तो मेरी बढ़ रही है, 10 प्रोडक्ट का लगा दिया है, शायद यार कोई अच्छा प्रोडक्ट मैंने लगा दिया जिसकी वजह से क्या हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट तो वैसे ही बिक रहा है ना, $10 से $15 करके देखता हूँ, अच्छा यार वापसी प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो गया, अच्छी खासी जो है ना मेरी सेल हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, $15 से $20 करता हूँ। तो ये क्या होती है, डायनेमिक प्राइसिंग होती है। और इसका वाइस वर्सा केस भी हो सकता है, लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट करा ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर और आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिका। जब प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपने क्या करा, अपनी प्राइस को थोड़ा रिड्यूस कर लिया। जब प्राइस रिड्यूस कर लिए तो शायद आपकी तरफ कस्टमर आ सकते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में कुछ नहीं होता, कॉस्ट के अंदर आप क्या करते हो, मार्कअप को ऐड कर देते हो। मार्कअप को क्या करते हो, आप ऐड करते हो, मार्कअप मतलब प्रॉफिट का मार्कअप होता है, उसको ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, सेलिंग प्राइस आ जाती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है, बड़ी आसान है, जैसे कि 699 हो गया, या इसके अलावा 3.99 हो गया। इससे क्या होता है कि कस्टमर समझता है हाँ यार $3 की तो है, मगर एक्चुअली में वो $4 पे ऑफ कर रहा है, और जो 0.1 सेंट है वो तो हमारी जेब में जा रहा है। ठीक हो गया, इतना क्लियर और कॉपी हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। जी भाई जवाब दे दीजिए तो आगे बढ़ जाए हम लोग। सर बस एक मिनट रुक जाए। हाँ। सर हो गया। ओके जी, आगे चलते हैं। प्लेस के अंदर क्या आता है, प्लेस के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल क्या होता है, अच्छा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल भी आता है और आपकी लोकेशन भी आती है, ठीक है। और लोकेशन कौन सी वाली, ऑप्टिमल लोकेशन आती है। ऑप्टिमल लोकेशन आती है जिसके अंदर हम लोग ने जो है ना फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो है ना डिस्कस करे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल का मतलब क्या है, अगर लेट सपोज आपकी जो है ना कौन सी है फर्म, लेट सपोज आपकी दराज है, ठीक है, दराज आप पे ऑपरेट करते हो, या हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो के ऊपर डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें। क्लास का टाइम भी वैसे खत्म हो रहा है, मैं एक और लिंक भेज रहा हूँ, उसके अंदर ज्वाइन करें जल्दी से। ठीक हो गया।